भाई भाभी को बहुत मारा करता था और मेरी माँ भी भाई का साथ देती थी और भाभी को सिर्फ और सिर्फ मेरा ही सहारा होता था। वो मुझसे ही अपने दुख दर्द सुनाया करती थी। एक रात भाभी मुझे अपने दुख सुना रही थी और मेरे दिल में शैतान आ गया और इसके बाद मैं और भाभी। मेरा नाम राशिद है। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मेरा एक ही भाई है। मेरा वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा अभी हयात हैं। घर में हम टोटल 4 ही मेंबर हुआ करते थे और मैं और भाई। अम्मी मेरी भाभी जिसका नाम आलिया था वो बहुत अच्छी और नेक लड़की थी, लेकिन मेरा भाई बहुत बदतमीज किस्म का इंसान था। वो भाभी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा करता था, बल्कि हर वक्त पर उसे मारना या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया करता था। मेरी माँ भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वो भी भाभी के साथ बहुत ज्यादती किया करती थी। जर सी बात पर भाभी को बातें सुनाना या हल्का सा अगर नमक वगैरह भी सालन में तेज या कम रह जाए तो इस पर भाभी को खरी खोटी सुना देती थी। और यहाँ तलक के इनके मेके वालों को मैं भी नहीं छोड़ती थी। इनको भी साथ ही बुरा भला क्या करती थी। हालांकि इंसान ही गलती इंसान से हो जाती है। अब सालन में नमक अगर तेज हो गया है तो इसमें भाभी के मेके वालों की क्या गलती थी। लेकिन मेरी माँ ये बात समझ नहीं रही थी और मेरे भाई भी भाभी का साथ बिल्कुल नहीं देता था। मुझे भाभी पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था। मैं कुछ कह नहीं सकता था। मेरा भाई भी बैठा देख रहा होता था। एक रात भाई ने भाभी को बहुत मारा और वो जख्मी हुई हालत में फिर रही थी। मैंने भाभी को देखा और इनकी मरहम पट्टी वगैरह मैंने कर दी थी। इसके बाद भाभी जाकर अपने कमरे में सो गई थी। मैंने पूरी रात सो नहीं पाया था। मुझे भाभी का बार बार वो जख्मी चेहरा नजर आ रहा था। मेरे बस में नहीं था कि मैं भाई को इतना मारूं कि मार मार कर इसका चेहरा बिगाड़ दूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ भाभी की तरफ देखता और खामोशी से अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था। और यही मामला सुबह से शुरू हो जाता था और शाम तलक यही या रात तलक यही काम चलता रहता था। सारा दिन भाभी बेचारी की बहुत बेइज्जती की जाती थी, लेकिन वो आगे से एक लफ्ज भी नहीं बोला करती थी। एक रात मैं अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था कि मुझे भाभी के सिसकियों की लेने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने उठकर बाहर आया और देखा कि भाभी को भाई ने बहुत मारा था और बेचारी वो रो रही थी। मैं इनको अपने कमरे में ले आया और वहाँ पर इनको थोड़ी देर बिठाया और पानी वगैरह पिलाया कर मैंने इनको भेज दिया था। इसको कमरे से निकलते हुए मेरी माँ ने देख लिया था और उसने भाई को बता दिया था। भाई भी मेरे साथ शदीद गुस्से हुआ था कि तुम मेरी बीवी को लेकर कमरे में क्यों गए थे। मैंने आगे से किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया था और मैं भाभी भी आगे से कुछ नहीं बोल रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई कि भाई बाहर से आए और कहने लगे कि अजीब लोग हैं, घर की औरतों को भी नहीं छोड़ते। मेरी माँ पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा आजकल के लोग अपनी भाभीयों को भी माफ़ी नहीं देते। ये बात सुनने के बाद मेरा खून खोलने लगा कि अब बात शख्स से किरदार पर आ चुकी है। अब मैं किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं बोला और भाभी ने भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया था। तो इनका शक यकीन में बदल गया था। एक दिन हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। मैं इस वक्त घर पर नहीं था। शाम में घर आया तो देखा कि सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मैं अपने कमरे में चला गया था और भाभी बेचारी फिर जख्मी हालत में थी। इस रात में जब कमरे से निकलने लगा तो मेरे कमरे के बाहर एक पर्ची पड़ी हुई थी। मैंने देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं जा रही हूँ और भाभी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई थी। सुबह उठते ही मेरी माँ ने
اور بھائی نے بھابھی پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ کوئی بھی بات کرتے سارا قصور بھابھی کی طرف ہی جاتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد بھابھی نے مجھے ایک کیئر کے ذریعے خط بھیجا۔ میں نے وہ پڑھا تو میرا دل رونے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ لکھا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر پانی پلایا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی تو مرد ہے نا، کہ جسے لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں اور میرا ساتھ دیا۔ کئی مہینے گزر گئے، میں بھابھی کا خط روز نکالتا اور رات کو پڑھا کرتا تھا۔ اور بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی تھی اور نئی شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ ایک تو جگہ پر رشتے دیکھنے کے بعد بھائی کی شادی ہو گئی۔ وہی جعلی مسکراہٹیں، خوشیاں، مہمان آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر سے انہیں بھابھی کے ساتھ وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ میں ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میں کہیں گھومنے چلا گیا تھا، کہیں پہاڑوں میں، مجھے کسی نے بھابھی کا پتہ بتا دیا تھا۔ اب وہ میری بھابھی تو نہیں رہی تھی، لیکن مجھے عالیہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں اس کے گھر چلا گیا تھا۔ وہاں پر جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے عالیہ نکلی۔ ایک دم سے وہ مجھے دیکھتے کے بعد پیلی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہوش کو سنبھالا اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ میں تمہارا برسوں سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم میرے لیے ضرور آؤ گے۔ اور میں نے بھابھی کو وہاں سے لیا اور محلے کی ایک مسجد میں مولوی صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بعد میری ماں اور میرے بھائی نے بہت شور مچایا کہ اس کو ہم کسی بھی قیمت پر گھر پر برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کہا کہ وہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، ایک لفظ بھی میں اس کے خلاف نہیں سنوں گا۔ اس کے بعد کمپنی والوں نے مجھے قطر بھیج دیا تھا اور میں اب اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے وہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔